नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान आपके साथ और हाजिर हैं हम लेकर अपने जम्मू कश्मीर की खबरों का खास बुलेटिन कश्मीर एक्सप्रेस। आइए आगाज करेंगे हेडलाइन से। सिक्योरिटी फोर्सेस की बदली हिकमत अमली के नतीजे आने लगे हैं सामने। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सरगर्म लश्कर मिलिटेंटों का हुआ खात्मा। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 112वीं बरसी पर याद किया गया शेर कश्मीर को। नसीम बाग में वाक़ मज़ार पर हुई दुआए मग़फ़िरत। रियासत भर में पार्टी कारकुनों ने की दुआ ख्वानी। जेडीए की एनक्रोचमेंट मुहिम मुखालिफ मुहिम को फ़िरक़ावाना रंग देने की कोशिश। मुहिम के दौरान मजहबी सहीफे को नुकसान पहुंचाए जाने का इल्जाम। इंतजामिया ने कहा मुल्ज़िम एहलकारों के खिलाफ होगी कार्रवाई। जम्मू में एक 75 साल रिटायर्ड कर्नल बना हुआ है नौजवानों का रोल मॉडल। 1971 की जंग में दुश्मनों के नरगे में आने के बावजूद नहीं छोड़ी थी अपनी पिकट। और श्रीनगर के हावला शेख में आग लगने से 8 मकान जलकर खाक। 16 फैमिलीज हुई मुतासिर। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आप देख रहे हैं जी सलाम। गुज़िश्ता दिनों काजीगुंड तसादुम के दौरान फरार हुए मिलिटेंट को पुलिस ने जिंदा गिरफ्तार कर लिया है और इसकी शिनाख्त रादिश अहमद के तौर पर हुई है, जो कि बिजबेहड़ा का रहने वाला है। और इसकी गिरफ्तारी अनंतनाग के एक हॉस्पिटल से हुई है। पीर को हुए तसादुम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया था। आईजीपी कश्मीर मुरीन खान का दावा है कि कौमी शाहराह पर सरगर्म लश्कर मिलिटेंटों को मुकम्मल तौर पर सफाया होता जा रहा है। हालांकि साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कुलगाम के जंगलाती इलाकों में अब भी दहशतगर्द तंजीम लश्कर के कुछ मिलिटेंट्स मुतहरिक हैं। एनकाउंटर की यह तस्वीर काजीगुंड से कई किलोमीटर दूर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर वाक़े नसू बदरागुंड की है। बदरागुंड और बोईगाम के दरमियान आर्मी पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला करने वाले मिलिटेंट जवाबी कार्रवाई से पसपा होकर यहीं पर एक जेर तामीर इमारत में छिपे हुए थे। सिक्योरिटी फोर्स इनका पीछा करते हुए यहां पहुंची थी। घंटों तक चले तसादुम में सिक्योरिटी फोर्स ने 3 मिलिटेंट को हलाक कर दिया। तीनों मिलिटेंट का ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। इनमें से 2 अबू माविया और अबू फुरकान गैर मुल्की थे, जबकि तीसरा यावर बशीर हबलिश कुलगाम का रहने वाला था। एक मिलिटेंट मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जिसे बाद में अनंतनाग से गिरफ्तार किया गया। इस मुहिम में सिक्योरिटी फोर्स ने जिस चाबुकदस्ती का मुजाहरा किया वो काबिल दीद था। It was a Lashkar group, all belonged to Lashkar, and this guy also who was caught alive from Bijbera, he was also part of group, he was also from Lashkar. So the responses of the troops were remarkable, and normally it used to happen that militants after the firing used to just escape from the place, inflicting some injuries or casualties, but this time they were properly chased and cornered and then eliminated. सिक्योरिटी फोर्स को मिली ये कामयाबी बदली हुई हिकमत अमली का वाज़े सबूत है। माजी में सिक्योरिटी फोर्स पर हमले के बाद मिलिटेंट फरार हो जाया करते थे, लेकिन इस मुहिम में हिफाजती दस्तों ने मिलिटेंट का न सिर्फ ताक़ुब किया बल्कि उन्हें हलाक करने में भी कामयाबी हासिल की। इस तरह के हमले कौमी शाहराह पर ज्यादा होते थे। हाईवे के आसपास लश्कर बेहद सरगर्म था। पुलिस का दावा है कि हाईवे से इनका सफाया हो गया है। Lashkar, the module of Lashkar operating on National Highway has been almost eliminated. Normally their area of operation used to be between Wanpo and Kazim, so a great success. But we lost one soldier of 10 Sikhalai during this encounter. He was martyred at a fatal casualty. मारा गया अबू माविया अमरनाथ हमले में भी शामिल था। उसका एक साथी अब भी फरार है। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान लश्कर के कई मिलिटेंट पुलिस की गोलियों का शिकार हो चुके हैं। फोर्स के कस्दे शिकंजे के सबब इनका हल्का असर काफी कम हो गया है।
लेकिन कुलगाम के जंगलाती इलाकों में इनकी मौजूदगी के इम्कानात अब भी कायम हैं। No, yes, presence of militants is still in Kulgam general area, and it's not that after elimination of these 3 militants there is no militant left. Still the militants are in that area. We are after them. We are after them, and as you know, and as you are seeing that we are having very good operations, ink-based operations, and that will continue. इस मुहिम में 9RR, CRPF और SOG के जवान शामिल थे। हमले में एक जवान शहीद जबकि एक जख्मी हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और मुठभेड़ में हलाक हुए लश्कर के तीनों मिलिटेंट A++ कैटेगरी के थे। मुहिम के दौरान आर्मी और जिला पुलिस इंतजामिया के तमाम बड़े अफसरान ऑपरेशन पर नजर रखे हुए थे। Now, what is notable is 2 things. One, we were able to take out the senior leadership of the LET, which is a big blow to this group. And the second is the manner in which we were able to respond and isolate them, pin them down, and like I said, eliminated them. Very good job done by the units, the men who were involved in this encounter yesterday. They did an excellent operation with no collateral damage. And once again, I must point out the excellent synergy between the army, the police, and the CRPF. In fact, the DIG South Kashmir and I were sitting together throughout this encounter. The SSP Kulgam was there, and of course our troops and the CRPF, we were all there. तो आपको बता दें कि एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है और लगातार मिलिटेंट्स पर शिकंजा कसा जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए। और जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है वो अपने आप में सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी का मुजाहरा ही कर रही है। और मुठभेड़ में हलाक तीनों मिलिटेंट लश्कर के बताए जाते हैं, A++ कैटेगरी के थे और मुहिम के दौरान आर्मी और जिला पुलिस इंतजामिया के तमाम बड़े अफसरान ऑपरेशन पर नजर रखे हुए थे। तो मुठभेड़ में हलाक हुए तीनों मिलिटेंट A++ कैटेगरी के थे, आपको बता दें। और यह भी एक खास और अहम बात है जिस तरह से लगातार कामयाबी मिल रही है सिक्योरिटी फोर्सेस को और यहां से बड़े पैमाने पर मिलिटेंट्स या तो पकड़े जा रहे हैं या फिर उन्हें हलाक किया जा रहा है। हालांकि मिलिटेंट्स को पहले से सरेंडर करने के लिए कहा जाता है, लेकिन जब वो इस तरफ ख्याल नहीं करते, इस तरफ रुजू नहीं करते, तो फिर उन पर कार्रवाई की जाती है। जब वो जवाबी फायर करते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है। मुठभेड़ में हलाक हुए लश्कर के तीनों मिलिटेंट A++ कैटेगरी के थे और मुहिम के दौरान आर्मी और जिला इंतजामिया के तमाम बड़े अफसरान ऑपरेशन पर नजर भी रखे हुए थे। सैयद तजम्मुल इस्लाम इस वक्त हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर हैं, उनसे बात करेंगे। सैयद तजम्मुल, जानना चाहेंगे आपसे, यह एनकाउंटर एक बड़ी कामयाबी है और सिक्योरिटी फोर्सेस का साफ तौर पर कहना है कि लगातार इस तरह से मिलिटेंट्स के हौसले पस्त किए जा रहे हैं। हम लगातार बता रहे हैं कि जब मिलिटेंट हमला करते थे सिक्योरिटी फोर्सेस पर, उसके बाद कुछ घंटे तक वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस गश्त वगैरह लगा रहे थे। उसके बाद फोर्सेस या हिफाजती अमला जो था कुछ देर के बाद वापस जाता था और अगले दिन सुर्खी ये होती थी कि मिलिटेंटों ने बाजार में गोली चलाई, उस जिसके जवाब में सिक्योरिटी फोर्स ने उनका ताकुब किया। लेकिन हालात जमीनी सतह पर इतने बदले से हैं कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले के जवाब में हिफाजती अमला, SOG, राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान उनका ताकुब करते हैं, चेज करते हैं। जिसके बाद ये पहली कामयाबी नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसे हमले हुए, जैसे श्रीनगर शहर के मुजाफाती इलाके जकूरा में इस तरह का एक हमला हुआ जिसमें अंसार गजवतुल हिंद के जो मिलिटेंट थे जाकिर मूसा ग्रुप के, वो भी इसी तरह के एक हमले में मारे गए जो उन्होंने सौरा जकूरा में हमला अंजाम दिया था। इसी तरह कुलगाम के इस आसपास के इलाके में जब सिक्योरिटी फोर्सेस को रोड ओपनिंग पार्टी पर फायर खोला मिलिटेंटों ने, उसके बाद ताकुब ने न सिर्फ तीनों मिलिटेंटों को फौज पुलिस ने मार गिराने का दावा किया, बल्कि उसके
साथी जो थे उसे अनंतनाग से गिरफ्तार किया। ये आपको वाजिया लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में ग्राउंड लेवल पर सिक्योरिटी फोर्स ने न सिर्फ अपना शिकंजा कसा, बल्कि आपकी बार जो ऑपरेशन होते हैं वो काफी सूझ समझ के साथ किए जाते हैं। अगरचे एक फौजी जवान भी इसमें हिलाक हो गए इस ऑपरेशन में, लेकिन देखना होगा कि पुलवामा में और उसके बाद दकुरा, सोहरा, अब कुलगाम में जिस तरह से जवाबी हमले में मिलिटेंटों को इस तरह से फौजियों ने जिस चुनौती का आपकी बार मुजाहरा किया, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस तरह के जो कोशिश डायरेक्टर जनरल पुलिस बताते हैं कि जारी भी रह सकते हैं। सैयद तजम्मुल, ये बात भी सच है जैसा कि फौज के हवाले से भी कहा गया है सिक्योरिटी फोर्सेस के कि अभी भी 200 से ज्यादा मिलिटेंट खासतौर से सरगर्म है और उनको कहीं ना कहीं इस मिलिटेंसी से या तो निकालना है या फिर कार्रवाई करना है, दो ही मुतबादिल हैं। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि हर रोज एक या दो में या तो कोई गिरफ्तारी हो रही है या फिर यानी जिंदा पकड़ा जा रहा है या फिर हलाक किए जा रहे हैं। बिल्कुल, इस जिले में हमने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन से आज भी बात की मुनीर अहमद खान से, तो उनका साफ कहना था कि ऑपरेशन ऑल आउट न सिर्फ मुठभेड़ है, न सिर्फ मारामारी है, बल्कि इसके साथ साथ जो तीसरे ऑप्शन हैं यानी खुद सुपुर्दगी, सरेंडर या उसके बाद गिरफ्तारियां भी इसका हिस्सा है, मारामारी ही इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन खुद आप अंदाजा लगाएं कि 200 के करीब 2017 के इस साल में अभी तक जो मिलिटेंट मारे गए हैं। अब देखना ये होगा कि 200 के करीब मिलिटेंट मारे जाने के बाद सियासी लीडरान जो है आने वाले कल में कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे आवाम के पास जाने के, क्योंकि इमरान एक ही तरफ अगर हम एक ही जाविये से देखेंगे कि ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, वहीं पर साउथ कश्मीर में कोई इस साल जो बिजनेस सरगर्मियां थी, तिजारती सरगर्मियां थी, वो नहीं हो पाई। इसके अलावा बहुत सारे मामला थे जो आम लोगों के साथ जुड़े हैं जो काफी हद तक मुतासिर रहे। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने आपकी बार ये ठान ली थी कि आपकी बार उन्हें कोई भी सियासी तकरीर जो है उन पर हावी नहीं होगा, बल्कि वो अपने जाविये से बिल्कुल और उसका असर दिख रहा है। बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और इस बार ये तय कर लिया गया है कि मिलिटेंट्स को या तो मेन स्ट्रीम में वापस लाया जाएगा अगर वो सुधरना चाहते हैं तो, और वरना उनका सफाया किया जाएगा। और सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अपने इस काम में लगी हुई हैं। कश्मीरियों को एक अमन की राह पर लेकर जाना है, तरक्की की राह पर लेकर जाना है, उनकी जिंदगी को आसान बनाना है। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले की एक खातून ने अपने लड़के से घर वापस लौटने की अपील की है। 22 साल नासिर अहमद गुज़िश्ता एक हफ्ते से घर से गायब है और उसके जाने के बाद से ही मां का रोते रोते बुरा हाल है। उसके लब पर बस एक ही बात है कि नासिर लौट आओ। ऐसी खबर है कि उसने कोई मिलिटेंट ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। नासिर के वालिदैन बेहद गरीब हैं, उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है। मां ने बेटे से मिलिटेंसी छोड़कर घर वापस लौटने की अपील की है। तो आप खुद देख सकते हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि माँ बाप किस कदर अफसोसज़दा और किस कदर दुखी हो जाते हैं जब उनका बेटा गलत राह पकड़ लेता है। तो आप सोच सकते हैं कि मिलिटेंसी के तई आम लोगों का, गरीबों का क्या रुख है, आम कश्मीर का क्या रुख है, जिसके घर का बच्चा अगर गलत राह को पकड़ ले तो उसके घर के लोगों की क्या हालत हो सकती है। आप सोच सकते हैं। तो जो लोग मुबैना तौर पर हक के खुदराजी की जद्दोजहद चला रहे हैं और लोगों को बरगला कर, नौजवानों को बरगला करके गलत रास्ते पर डाल रहे हैं, मुल्क मुखालिफ बना रहे हैं, वो ये देख लें कि उनकी ये मुहिम का असर एक गरीब परिवार पर, एक गरीब खानदान पर क्या होता है। सालमदारा दस मे वन कर राम नश मे त्र पुतान सूरस पे रूद नाक रस्त ख्याल मैंने गोबरा ये बात सवाल। तो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आम कश्मीरी किस तरह से मिलिटेंट्सों से दूर है और उनकी इन हरकतों से कितना ज्यादा गमजदा है। और बात करते हैं दूसरी और बड़ी खबर की। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि स्वाइन फ्लू के सबब वादी में 2 लोगों की मौत हो गई थी और इस तरह वादी में H1N1 से मरने वालों की तादाद 13 तक पहुंच चुकी है। 11 मरीज अभी भी जेर इलाज है। बुजुर्ग, हामिला औरतों, बच्चों और खतरनाक मर्ज में मुब्तला लोगों को खसूसी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। बच्चों को H1N1 इन्फ्लुएंजा से कैसे दूर रखा जाए, इस बारे में श्रीनगर में मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने बात की चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जावेद चौधरी से।
वादी में सर्दी के आयाम शुरू होते ही जहां बड़ों में भी बीमारी लगने का खदशा होता है, वहीं बच्चों में आज क्लिनिक्स का बहुत ज्यादा रश है, अस्पतालों का बहुत ज्यादा रश है। स्वाइन फ्लू उसके बाद H1N1 को लेकर अब वालिदैन में बहुत ज्यादा तशवीश है। और इस पे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर जावेद चौधरी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट साबिक पीडियाट्रिक हॉस्पिटल श्रीनगर, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों का काफी रश हमने देखा, क्या खदशा है कि पहले हम बात करेंगे स्वाइन फ्लू की, क्या ऐसे आसार मिले अभी तक? ये जब जो ही विंटर स्टार्ट होता है तो इसमें सर्दियों में ज़्यादातर क्योंकि ओवर क्राउडिंग होती है, लोग अंदर रहते हैं और सुबह सुबह बच्चे बाहर निकल जाते हैं, उसकी वजह से ये स्वाइन फ्लू या इन्फ्लुएंजा वगैरह, वायरस वगैरह, ये वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि वायरल इन्फेक्शन, कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाती है, जैसे ज़ुकाम, खांसी। स्टार्टिंग पे पहले ज़ुकाम हो जाता है, फिर वो जब ये इसको हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, इसकी कनेक्शन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हैं, नीचे लंग्स वगैरह के साथ। तो अगर ये इसको अच्छी तरह प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये नीचे लंग्स में चला जाकर निमोनिया वगैरह बन जाता है और ब्रोंकोनिमोनिया। खासकर जितना बच्चा छोटा है उसमें रेजिस्टेंस कम होता है और उसमें जल्दी चांसेस होते हैं कि निमोनिया बनने के लिए। इसलिए फ़ौरन जो ही ज़ुकाम खांसी स्टार्ट हो तो बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और वहाँ चेकअप करवाना चाहिए और उसको क्लिनिकली एग्जामिन करके देखा जाता है कि खाली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या लंग्स के नीचे इन्फेक्शन है। तो इसमें कई क्लिनिकल साइंस भी होते हैं जिससे हम पता चलता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है या वायरल इन्फेक्शन हो सकती है। तो आजकल कुछ स्वाइन फ्लू के केसेस आ रहे हैं H1N1 जिसमें इसमें क्रॉस इन्फेक्शन के चांस होते हैं, जैसे एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को लग जाता है। तो जो ही बच्चों में भी इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं कि चेस्ट में इन्फेक्शन होगी, नाक बहना, बुखार बहुत ज़्यादा, आवाज़ चेंज हो जानी। तो इसमें हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, थ्रोट स्वैब या लैरिंजियल स्वैब लेते हैं, तो नाक में से या गले में से स्वैब लेते हैं, उसका कल्चर करते हैं और देखते हैं कि इन पे H1N1 का कोई है तो नहीं वायरस। तो डॉक्टर साहब देखें तो इस वक्त अस्पतालों में बहुत ज्यादा रश है, तो क्या मैसेज होगा आपका खासकर पेरेंट्स का, और क्या अभी तक इस तरह का कोई केस आपके पास आया जिसमें हमने देखा कि इसमें सस्पेक्टेड केस होते हैं जिनको हम टेस्ट लेकर देखते हैं? तो कई बच्चे कई वहाँ सौरा में एडल्ट्स का कईयों का आए हैं रिपोर्ट्स, तो बच्चों में कोई खास अभी आया नहीं है। तो इसमें पेरेंट्स के लिए यही है कि एक प्रॉपर इसकी हिफाजत की जाए। पहले तो वैक्सीनेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वैक्सीनेशन से, जिससे हम हिफाजत कर सकते हैं इसके H1N1 वायरस की। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो बच्चों में 6 महीने के बाद हम दे सकते हैं, 6 महीने से लेकर अपर एज लिमिट उसमें कोई नहीं है। तो खासकर जो हाई रिस्क होते हैं बच्चों में, और बच्चों में कईयों में जिनमें इम्यूनोडेफिशिएंसी या कोई और सिम्टम्स हो, उसमें H1N1 वैक्सीन ज़रूरी करना चाहिए 6 महीने के बाद। तो जब बच्चा 3 साल तक हम 2 डोज करते हैं, 0.25 ml लगाते हैं एक महीने के इंटरवल में, तो जो 3 साल के बाद एक ही वैक्सीन की ज़रूरत है। और इसका स्ट्रेन हर बार चेंज होता रहता है, तो एवरी 6 मंथ्स या 1 ईयर पे ये नई वैक्सीन आती है, नई ट्रायल्स होती हैं, और जो वायरस होते हैं उनके अगेंस्ट ये वैक्सीन अवेलेबल होती है। खाने पीने में इनके लिए अच्छी फुल डाइट होनी चाहिए और प्रॉपर हाइड्रेशन, फ्लूइड्स वगैरह काफ़ी ले लें, और प्रोटीन डाइट, एक बैलेंस डाइट ले लें, जिससे बच्चे की एज के मुताबिक डिफरेंट डाइट्स रिकमेंडेड है वो अकॉर्डिंगली ले लें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जावेद चौधरी हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के उन मारूफ डॉक्टरों में होता है जहां पीडियाट्रिक इलाज बहुत ज़्यादा मुनासिब वक्त पे मिलता है। साबिक HOD पीडियाट्रिक हॉस्पिटल भी रह चुके हैं, और देखना होगा कि बच्चों के आज के सर्दियों आयाम में बाहर निकलने पर डॉक्टर साहब ने ज़बरदस्त मना किया हुआ है कि सुबह 10 से 11 बजे तक बिल्कुल बच्चों को बाहर न आने दिया जाए। उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे भी हर गुजरते लम्हे के साथ सेहतियाब हो जाएंगे। कैमरामैन इमरान तारिक के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। और एक छोटा सा वक्फा, लौटेंगे तो आपको शेर कश्मीर की बर्फ बरसी से जुड़ी हुई खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिए कश्मीर। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी और शेर कश्मीर के लकब से पुकारे जाने वाले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 112वीं बरसी के मौके पर उनके लिए इसाले सवाब किया गया। नसीम बाग वाक़े उनकी मज़ार पर शेख अब्दुल्ला के दोनों बेटे फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल, साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान जमा हुए और उनके हक में दुआए मग़फ़िरत की। शेख अब्दुल्ला की तरह उनके भाई डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल भी मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों से खासे नाराज दिखे। भाई के हर बयान की तायद करते हुए उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर
मुतासिब रवैया अख्तियार करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्क कश्मीर मसले को लेकर गैर संजीदा हैं। वहीं जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि पार्टी शेख अब्दुल्ला के मिशन को आगे बढ़ाने को लेकर पुरअज़्म है। इनको हिंदुस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान में जो हालात बने हैं, हालात बन रहे हैं, वो इसी चीज़ ने तबाह किए हैं। ये कश्मीर का मसला जो उन्होंने और हिंदुस्तान ने मिल बैठकर सिद्क दिली से, नेक नीति से आपस में एक दूसरे से बात करने का कभी फैसला नहीं किया। वो उस हिस्से से खुश है, ये इस हिस्से से खुश है, और दोनों अपने अपने तरीके से दोनों हिस्से में ज्यादतियाँ कर रहे हैं। शेख साहब के उन कारनामों को याद किया जा रहा है जिनके लिए आज भी हमें लगता है कि वो आज के वक्त में भी रेलेवेंस और उनकी इनफरादियत और इम्पॉर्टेंस है। आज हम जब जम्मू कश्मीर के खुसूसी पोजीशन की बात करते हैं तो ये सब शेर कश्मीर की देन है और उसकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। तो इस मौके पे उनको खराज अकीदत करना, चाहे वो दफ़ा 370 हो, 35A हो, दिल्ली एग्रीमेंट हो, खुसूसी पोजीशन हो, ये सारी चीज़ें जो शेर कश्मीर ने दिलाई कौम को और गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करके एक जिंदा और पाइंदा कौम बनाया, आज उसको याद किया जाता है। और उधर जम्मू में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के कारकुनान ने शेर कश्मीर की 112वीं बरसी पर उन्हें याद किया और उनके हक में दुआए मगफिरत की। इस मौके पर पार्टी के सूबाई सरबराह देवेंद्र सिंह राणा, सीनियर लीडर सुरजीत सिंह सलाथिया, अजय सडोत्रा समेत कई सीनियर लीडर्स और कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर सभी लीडर्स ने शेख अब्दुल्ला को खराज अकीदत पेश की। पार्टी रहनुमाओं ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को रियासत का बाबा कौम बताया। उन्होंने कहा कि रियासत के क़याम और उसकी आज़ादी में बानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के रोल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के 112वीं सालगिरह पे हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर रहे हैं। शेर कश्मीर एक युग पुरुष थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे बर्रे सगीर में अपनी छाप छोड़ी और तारीख के वो पन्ने लिखे जिससे कि इस पूरे बर्रे सगीर की तारीख में एक नया सफ़ा लिखा गया। और जम्मू ऑर्गेनाइजेशन ने महाराजा हरि सिंह की यौम पैदाइश पर सरकारी छुट्टी का ऐलान करने की मांग को लेकर एहतजाज किया। ऑर्गेनाइजेशन के कारकुनान का कहना है कि एक तरफ जहां शेख अब्दुल्ला की यौम पैदाइश पर सरकारी छुट्टी हो सकती है तो महाराजा हरि सिंह की यौम पैदाइश पर क्यों नहीं। उन्होंने सरकार पर जम्मू के साथ तासुब बरतने और जम्मू के लोगों के जज्बात को अनदेखी करने का इल्जाम लगाया। ये सारे लोग गिरदार हैं और इन्हें आज 65 साल हुई है। 1947 ने लड़ाई स्टार्ट की थी। इन्हें लोग हैं सारे जम्मू कश्मीरी जात प्रांत की राजनीति करते हैं लोग, एक गद्दार लोग हैं। ऐसे इन्हें दिए गल बिल्कुल नहीं आ रहा। ऐसे सारे महाराज छुट्टी चाहती एक फरूक अब्दुल्ला कदे कोई बयान दे उड़ता, कदे कोई उमर अब्दुल्ला बयान दे उड़ता। ए पीओ के सारे नहीं है कौन है कुछ कोई पीओ दा सारे प्यो दादा फरूक अब्दुल्ला सारे प्यो दादा तू कौन निकल आखने वाला कि पीओ के कोई रास्ता कदे आखना नहीं है। कश्मीर में अलग बोली बोलते हो, जम्मू जाए अलग बोलती बोलते हो, सारे डोगरे लोग गुमराह कर दे। दोस्तों अज अस ऐलान करी उन्हें कि जेड़ा आने वाला स्थिति हो गई बड़ी बेहतर होगी। असें आज बच्चे अपने पूरा परिवार पूरे रिश्तेदार लिए थे आज धरने करने प्रदर्शन करने। और जम्मू में जेडीए यानी जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पीर के दिन एनक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई की थी। शहर में गोल गुजराल में एक जमीन से एनक्रोचमेंट हटाए जाने के दौरान मजहबी किताब को नुकसान पहुंचा था। इस मामले को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी ने गुज्जर नगर में जम्मू मुस्लिम फ्रंट के बैनर तले जमकर एहतजाज किया और जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ नारेबाजी की। इस मामले की सख्त मजम्मत करते हुए वजीर आला के हाई लेवल तहकीकात करने की मांग की गई थी। साथ ही एनक्रोचमेंट के दौरान कुछ लोगों के जरिए मीडिया और पुलिस पर किए गए हमले की भी मजम्मत की गई थी। आज हमने यहाँ पर जो प्रोटेस्ट रखा हुआ है ये जेडीए डिपार्टमेंट के खिलाफ है। बड़े अफसोस की बात है कि ये जेडीए ने ये जो कल बचकाना हरकत की है, जो तालाब तल्लू में जाकर गोल गुजराल में जाके ये जो मकतब को तोड़ा है, ये बड़े शर्मनाक बात है। हम महबूबा मुफ्ती से अपील करते हैं कि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए और इन ऑफिसरों को जितने भी जेडीए के खिलाफवर्जी ऑफिसर है इनको सस्पेंड किया जाए।
जेडीए ने करना था, अगर करना था, लेकिन ये जो कह रहे हैं, ये चूक कहां से हुई, इसका पता करना पड़ेगा। उसके लिए हम इंक्वायरी करेंगे। उसके लिए मैं पुलिस का, अपने रेवेन्यू को और आप सबका सहयोग चाहिए मुझे। तो तीसरी जो सबसे फाइनल जो मेरी आपसे गुजारिश है वो ये है कि भगवान के लिए, खुदा के लिए कानून हाथ में मत लीजिए। जब आप वायलेंट हो जाते हैं, जब आक्रामक हो जाते हैं, जब आप एक तरह का जज्बा से, उसे क्या होता है कि जज्बे से ये सिचुएशन जो है ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाती है। वो जो मुद्दा है, सही रियल मुद्दा जो जिसके लिए आप भावुक हो, जिसके लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो मुद्दा वहां रह जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर इशू बन जाएगा। तो भरोसा रखिए जिला प्रशासन पे। मुझे ड्यूकॉम साहब, डीसी साहब ने यहाँ भेजा है, मेरी निरंतर उनसे फोन पे भी बात हो रही है, एसएसपी साहब से भी बात हो रही है, और मौके की नजाकत, जो इशू की नजाकत और ग्रेविटी को समझ के उन्होंने मुझे 10 मिनट में उन्होंने ऑर्डर करके दे दिया। तो हम सब ऐसा कुछ, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कोई भी समझदार, जिसकी जहनत है, जो थोड़ा समझदार है, वो कभी भी जानबूझ के इस तरह की हरकत नहीं करेगा, या उसे वो अनजाने में हुई है, और अगर किसी ने जानबूझ के भी किए तो उस दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल आदमी है। रिटायर्ड जम्मू कश्मीर पुलिस पेंशनर्स ने नॉन गजेटेड पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर फोरम के बैनर तले एहतजाज किया। जम्मू में एहतजाज करने वाले रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन ने पेंशन में ताखीर दूर करने की मांग की। इसके अलावा फोरम ने कई और मुतालबात हुकूमत से किए, जिसमें कि हेल्थ पॉलिसी बनाना, रिटायर्ड पुलिस पेंशनर्स के बच्चों के लिए 15% रिजर्वेशन देने की मांग शामिल है। उन्होंने कहा कि मांग पूरा करने का कई बार यकीन दिलाया गया, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। फोरम ने उन्हें जल्द उनका हक देने की मांग की। हमारा 196 से जो 5th पे कमीशन हुआ वो लागू नहीं किया गया, पूरी स्टेट के एम्प्लॉय को दिया गया और पुलिस के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है इसको कम अज़ कम दूर किया जाए, लेकिन आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं इन्होंने हमारे साथ जस्टिफाई नहीं किया। तो अब मजबूर होकर हम लोग प्रोटेस्ट और धरने पे आए हैं। हम ये चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द दूर किया जाए, जबकि ये हमारा जो महकमा पुलिस है, मुल्क के लिए इसने इतनी कुर्बानियां दी हैं, 1, 2 या 100 नहीं बल्कि हजारों की गिनती में हमारे जवान इस मुल्क की सालमियत के लिए शहीद हुए हैं। और 365 दिन साल के होते हैं, 370 दिन से भी ज़्यादा हम लोग ड्यूटी देते हैं। उसके बावजूद ये हमारा ग्रेडिंग सिस्टम जो है इन्होंने 5वें नंबर पर रखा है। जिस तरह हम चाहते हैं कि भाई दिल्ली, पंजाब एंड अदर स्टेट के जो पुलिस की ग्रेडिंग है पहले नंबर पे आनी चाहिए, उसी तरह हम ये चाहते हैं कि हमारी J&K पुलिस का भी पहले नंबर पे आना चाहिए ड्यूटी के लिहाज से। उसके बाद जो दूसरी जो हमारी डिमांड्स हैं कि हेल्थ केयर पॉलिसी जो है जस्ट लाइक आर्मी पैटर्न पे होनी चाहिए, जिस तरह उनको भी कैशलेस हेल्थ केयर पॉलिसी है इसी तरह हमारी भी बननी चाहिए। और जो 1 रैंक 1 पेंशन का जो मसला है ये भी हमारे साथ होना चाहिए। और उसके बाद जो हमारे बच्चों की रिजर्वेशन है, कम से कम ये 15% कोटा ये जो हमारे बच्चों के हक में भागीदार करना चाहिए। और श्रीनगर के हावला शेख मोहल्ला में अचानक आग लगने से 8 मकान जलकर खाक हो गए। आग लगने से 16 फैमिलीज मुतासिर हुई हैं। हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन तकरीबन 1 करोड़ रुपए का माली नुकसान होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और दर्जनों लोग जख्मी हो गए। मौके पर पहुंची मकामी पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट होने की बात कही जा रही है। कह बजे गो नार स्टार्ट वो अत कर योत बम गाड़ वाज तोत ये दजान तिथ कहीं मूवमेंट कर अचनस तो वो अगर और अचो मा गो जनी गो माली गो खत्म क्या योर क्या बचो पन अयाल क्या ये गो सोरी खत्म लोन कोड़ इमो लोन कोड़मुत अत रपस 5 लाख ओत्रे कड़म 5 लाख रुपये तमो मज रोदमत कहीं 2 लाख रुपये पानस अत 3 लाख लगे क्या मकान कह चीज द्रा नहीं मकान जनाब अर्ज करान क्या मकान कम से कम 1 करोड़ रुपये लवान क्या ओत्रे बनियामुत जनाब कंक्रीटस मज यह 3 मंजिल मकान तो बहुत गवर्नमेंटस करान ये अपील क्या तरन
पूर पर मुआवजा फुल डिमांड ये क्या बेइंसाफी गि इंसाफ गि सारे खतर तमन इंसाफ गन क्या मकान वनस वंदे नोल वनस पल जद कहीं। और जम्मू में पुंछ जिले के मेंढर में एलओसी के पास जंगलों में जबरदस्त आग लग गई, जिससे कि एलओसी के नजदीक रहने वाले लोगों को दहशत का माहौल है। जिला इंतजामिया के मुताबिक पीर के दिन देर शाम पीओके की तरफ से आग लगी और आहिस्ता आहिस्ता बॉर्डर के दूसरी तरफ फैल गई और देखते देखते आग ने मेंढर के साबरा गली में 2 स्क्वायर किलोमीटर इलाके को अपनी जद में ले लिया। उस इलाके के नजदीक फौजी पोस्टों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। एलओसी पर बिछाई गई बारूदी सुरंगों में आग की वजह से धमाका हो रहा है और धमाके से लोगों में डर और दहशत का माहौल है। फौजी जवान और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। रामबन के संबल इलाके में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी कैंप में आग लगने से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है। हादसा दोपहर में पेश आया। मकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजह का पता लगाने की कोशिश जारी है। और सीएपीडी मुलाजमीन की सरकार से नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। मुलाजमीन ग्रेड में इजाफा न होने और दूसरी सहूलियात न मिलने के सबब सड़कों पर उतर आए। मुलाजमीन की एसोसिएशन ने एडहॉक पर काम कर रहे लोगों को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। स्पोर्ट्स और दूसरे कोटे से सेलेक्ट मुलाजमीन की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। मुलाजमीन ने फौरी तौर पर मुतालबात तस्लीम करने की बात की। ऐसा न होने की सूरत में मुलाजमीन ने आगे भी एहतजाज और मुजाहरों की वार्निंग दी कि हमारे साथ नाइंसाफियां हो रही है। रोज तगलुकी फरमान जारी किए जा रहे हैं, लेकिन जो असल और जायज मसाइल मुलाजमीन के हैं उन्हें हल नहीं किया जा रहा है। एज सीएपीडी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं सरकार को वार्न करना चाहता हूं कि जल्द अज जल्द हमारे मामला हल करो, वरना जो हमने जुदोजहद की राह पकड़ ली है, ये जुदोजहद बहुत तेजी से हम ये हमारी जो जुदोजहद है डिस्ट्रिक्टों में भी हम इस लड़ाई को ले जाएंगे, गली कोचों में छेड़ेंगे। जब तक ना हमारे जायज हक हमें मिलेंगे ये जुदोजहद जारी व सारी रहेगी। ऐसे 8 महीने पहले एक मुआहदा किया था सीएपीडी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के नुमाइंदों से, जिसमें हमारे सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी साहब को उस वक्त हमारा चेयरमैन बना दिया गया था मुलाजमिन के मसाइल के हवाले से, हल करने के हवाले से, मगर आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसमें हमारा चेयरमैन प्रेसिडेंट को मुंतखब किया था एज ए मेंबर ऑफ द कमेटी, बट टिल नाउ नो रिजल्ट्स हैव कम टू द फोर। और गुज़िश्ता दिनों वर्ल्ड डिसेबल्ड डे के मौके पर रियासत में जहां एहतजाज और मुजाहरे हुए, उसमें एक चीज कदरे मुश्तरक थी। सभी जगहों पर माहाना वजीफे में इजाफे का मुतालबा किया गया। माजूर अफराद को सरकार की जानिब से 1000 रुपए माहाना वजीफा मिलता है। हंदवाड़ा एडीसी पीरजादा मुजफ्फर अहमद इसे सरकार की बड़ी हुसूलियाबी मानते हैं। उनका कहना है कि साबिका हुकूमत में यह महज 200 से 300 रुपए ही था। हंदवाड़ा में माजूर अफराद के लिए सोशल वेलफेयर महकमे की जानिब से मुनक्किद इस प्रोग्राम के दौरान एडीसी ने कहा कि सरकार और इंतजामिया माजूर अफराद को तमाम सहूलियात देने के लिए पुरज़्म है। इस मौके पर माजूर अफराद में साइकिल भी तकसीम की गई। जब आप ये सवाल मुझे करते हो, आपको ये भी देखना चाहिए कि पहले वजीफ़ा क्या मिलता था। जहां हमें 200 या 300 रुपये इनको मिलता था, वहां अप्रैल 2016 से अब 1000 रुपये जंप किया। एक ऐसी रियासत की तरफ से, एक ऐसी सरकार की तरफ से जहां पे आप खुद देखते हो कि हमारी माली हालत उतनी मजबूत नहीं है, फिर भी हम 1000 रुपये पे ही ले चले हैं। सरकार के ज़ेर गौर है कि नहीं, ये जो वजीफ़ा है ये कम है, लेकिन फिर भी 300 से बहुत ज़्यादा है। 300 से तो ये कदरे अच्छा है। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि इसमें और भी बढ़ोतरी की जाए या ऐसी कुछ और भी स्कीम्स लाई जाए, ताकि जहां इनको इस वजीफे में अगर कोई कमी दिखती है तो ऐसी और स्कीम्स लाई जाए, जिनसे उन स्कीम्स की वजह से, उन स्कीम्स को रोवेबल लाने से वो जहां पे वो कमियां होंगी उनका सदुपयोग किया जाए। और उधमपुर में वर्ल्ड सॉइल हेल्थ डे के मौके पर महकमा एग्रीकल्चर कैंपस में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर एग्रीकल्चर महकमे के अफसरों के साथ साथ कसीर तादाद में जिले भर से आए किसानों ने हिस्सा लिया। अफसरान ने सॉइल डे की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि बेहतर पैदावार के लिए मिट्टी का ताकतवर होना बहुत जरूरी होता है। इस मौके पर एग्रीकल्चर महकमे के अफसरान ने केमिकल फर्टिलाइजर समेत कई दूसरी चीजों की
अहमियत पर रोशनी डाली। प्रोग्राम में चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर और दूसरे अफसरान ने किसानों के बीच सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे और किसानों ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जरिए दी जाने वाली स्कीमों का फायदा उठाने को कहा। आज का दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है 5 दिसंबर। पूरी दुनिया में इसलिए मनाया जा रहा है कि जो मिट्टी हमारी जो है उसको बचा के रखें, क्योंकि मिट्टी ना होगी तो ये हमारा जो ज़िंदगी है ये भी नहीं होगी। उसको बचाने के लिए पूरी दुनिया में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये दिन मनाया जा रहा है। इसी तरह हमने उधमपुर में भी ये अपने कम्प्लेक्स में इस डे को मना रहे हैं। पूरे मुल्क में आर्म्ड फोर्स नेशनल फ्लैग वीक का जश्न मनाया जा रहा है। मुल्क के अजीज की हिफाजत में अपने जान की कुर्बानी देने वाले शहीदों को हम याद कर रहे हैं और इन्हीं शहीदों में से एक नाम है कर्नल वीरेंद्र सिंह शाही। वीर चक्र एजाज से नवाजे जा चुके कर्नल वीरेंद्र सिंह बहादुरी और वतन परस्ती की जिंदा जावेद मिसाल हैं। नौजवानों के आइडियल हैं वो, हर कोई उनकी इत्तबा और उन्हें फॉलो करना चाहता है। यह है हिंदुस्तान आर्मी की शान रिटायर्ड कर्नल वीरेंद्र सिंह शाही। 75 साल की उम्र हो चुकी है, लेकिन आज भी ये नौजवानों को किसी भी काम का चैलेंज करने का जज्बा रखते हैं। उम्र भले ही ज़ईफी का इशारा कर रही हो, लेकिन जिस्मानी तौर पर वो अब भी उतने ही चुस्त दुरुस्त हैं जितने के 2 दहाई कबल हुआ करते थे। आर्मी का डिसिप्लिन आज भी उनके रोजाना के मामूल में शामिल है। 1971 की जंग के दौरान बहादुरी और जाबाजी की इन्होंने वो नजीर पेश की जिसकी दूसरी मिसाल ढूंढना मुश्किल है। छंब सेक्टर में चारों तरफ से घिरने के बावजूद इन्होंने अपना पिकट नहीं छोड़ा। उनका कहना है कि अगर सही वक्त पर सही इंफॉर्मेशन मिलती तो मगरबी पाकिस्तान भी आज अलहदा मुल्क होता। 71 में हमारी फौज ने एक नए मुल्क को जन्म दिलाया, बांग्लादेश को। ईस्ट में हमारी बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हो रही थी और शायद वक्त और मिलने पर हम वेस्ट में भी कुछ कदम आगे बढ़ा पाते, पर बौखलाए हुए पाकिस्तान ने वेस्ट में छम सेक्टर में बहुत मजबूत फौज लेकर हमला किया। हमारा कुछ इंटेलिजेंस फेलियर रहा जिसकी वजह से उस हमले में हमारा काफ़ी नुकसान भी हुआ और हमारा जो डिवीज़न मुनव्वर तवी के साथ अखनूर और उसके आगे मुनव्वर तवी छम जोरिया के इलाके में था, उसको विड्रॉ करना पड़ा। मेरी पिकेट भी मुनव्वर के उस पार थी, पर कुछ जज्बा कहिए देश का, ये कुछ इस बुरी तरह हम लोग घिर चुके थे कि मुझे महसूस हुआ कि अगर हमने पिकट छोड़ा तो हथियार डालने के अलावा या जूझ कर आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक जंग करते हुए पेरिश हो जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैंने पिकेट पर रहते हुए आखिरी दम तक लड़ने का फैसला लिया। सर्विस के दौरान गंदा कदर खिदमात अंजाम देने के लिए उन्हें कई एजाज से नवाजा गया, कई मेडल मिले, इनमें वीर चक्र और प्रेसिडेंट अवार्ड भी शामिल है। रिटायर्ड और फौजियों की फलाह बहबूद के लिए भी वो काफी सरगर्म रहते हैं। मुल्क और उसके आवाम की खिदमत का जज्बा इस उम्र में भी कम नहीं हुआ है। उन्होंने वाजे किया कि फौजी का जज्बा कभी सर्द नहीं पड़ता। फौजी का सवाल है, फौजी पेरिश होते हैं, फेड होते हैं, फौजी गायब नहीं होते। मैं एक छोटी सी मिसाल के साथ आपको ये बताना चाहूँगा। आज तो मैं यंग हूँ, 75। भीष्म पितामह मेरे से डबल उम्र के थे जब उन्होंने महाभारत की सेना का संचालन किया। वीरेंद्र सिंह इलाके के लिए किसी रोड मॉडल से कम नहीं। इलाके के नौजवान उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं। इंस्पिरेशन तो मिलती है, अब मतलब मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं भी उन्हीं स्टेप्स पर चलूँ। मतलब मेरे लिए तो एक तरह की मोटिवेशन है वो। मतलब अपने फ्रेंड्स को बताता हूँ, वो भी कहते हैं कि तू काफ़ी लकी है कि तेरे घर पे इतने मतलब बड़े वॉर हीरो हैं। तो मेरा भी अब लाइफ का एम तो यही है कि मैं भी आर्मी में जाऊँ
और मैं भी लल्ले पिकेट को संभालूं जिस तरह से दादू ने संभाला था, और उन्होंने वीर चक्र लाया था, तो मैं भी देश के लिए कुछ करूं। मैं भी आर्मी में जाना चाहूँगी। वो मेरे लिए बहुत बड़े मोटिवेटर रह चुके हैं, बिकॉज़ हाँ, वो उन्होंने अगर वीर चक्र लिया है तो मैं भी इस देश के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहूँगी ही, ताकि मैं इस देश का नाम और ऊंचा कर सकूँ। कर्नल वीरेंद्र सिंह को रिटायर हुए भले ही काफी अरसा गुजर चुका है, लेकिन उनका कहना है कि दुश्मन से लोहा लेने के लिए वो हर वक्त तैयार रहते हैं। आज मैं यंग हूँ, 75 इयर्स पर। मेरे हाथ में ट्रिगर दबाने की, राइफल उठाने की, वेपन उठाने की शक्ति है। मेरे पास जंग को प्लान करने की एक ट्रेनिंग है जो, और देश के लिए लड़ने का जज्बा है। एक दिन आएगा जब मैं नहीं रहूंगा शरीर में, आत्मा रूप में बदली हो जाऊंगा। ये शरीर चिता पर पड़ा होगा। शायद ये पोता मेरा चिता को आग देगा, और उस वक्त कहीं धमाका हुआ और किसी ने कहा शत्रु आ गया, तो मेरी लाश उठ खड़ी होगी। हाथ में जलती हुई लकड़ियां होंगी और आवाज आएगी कहाँ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेंगे, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। रामबन जिले के पोगल परिस्तान में जमात अहले हदीस की जानिब से इस्लाम दीन अखलाक के मौजू पर एक जलसे का एहतमाम किया गया। काशफिया दीनी मरकज में हुए एक रोजा जलसे को खासतौर से इस दौरान लोगों को मजहब इस्लाम में अखलाकियत की अहमियत और उसकी आफादियत पर रोशनी डाली गई। मुकर्रीन ने हाजरीन मजलिस से कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तलकीन करते हुए कहा कि इस्लामी तालीमात में फसाद और शर की कतई गुंजाइश नहीं है। इस्लामी तालीमात को आम करने के लिए लोगों को दूसरों के साथ हुस्न सलूक करने की तरगीब भी दी गई। दुनिया डिट्रैक होती जा रही है और दुनिया में जो इंसानियत सोज हरकत हो रही है उनको रोकने के लिए दुनिया बहुत सारी कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन शायद हमें लगता है कि दुनिया जानती है कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ सूदमंद और कारमंद साबित होती है तो वो मॉरल एजुकेशन है, इखलाक की तालीम है। और दुनिया चाहती है कि हम फिर से इखलाक की तरफ गामजन हो जाए, और यूरोप का भी यही नारा है कि हम बैक टू होम, घर वापस जाए, और सब यही चाहते हैं कि मॉरल एजुकेशन इज़ कंपलसरी, इखलाक की तालीम बहुत ज़रूरी है। अगर इखलाक की तालीम से मुराद लिया जाए तो इस्लामी तालीम है। इसलिए जमीयत चाहती है कि जो हमारे नौजवान बच्चों और बच्चों में इस वक्त जो डिट्रैक कैरेक्टर नज़र आता है उसको ऑन द ट्रैक लाने के लिए इन इज्तिमात का इनेकाद किया जा रहा है। एक दिन की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे करीबन 175 साल की तारीख मौजूद है। ये एक दीनी मिशन है। करीबन मैं समझता हूँ 1890 से शुरू हुआ है, आज तो 2017 है। तो एक रोज़ा इज्तिमा इस सिलसिले की कड़ी है और अहम तरीन कड़ी है। ये उस खोए हुए मकाम की तलाश है जो हमारे असलाफ ने हमारे हवाले किया था। रियासत में ईद मिलादुन नबी के जलसों का सिलसिला जारी है। पट्टन के तापर इलाके में भी जश्न ईद मिलादुन नबी की मुनासिबत में एक खास जलसा हुआ। इस मौके पर जुलूस भी निकाला गया। इसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। जलसे के दौरान खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर खुलफाए राशिदीन के हक में दुआएं भी की गईं। मोई मुक़द्दस हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु युस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यार अवल तो बी वातस हेरबाब तो लिहाजा बे तम सुन मोई मुक़द्दस ये शठा शान वोल सहाबी, अजमत वोल सहाबी, रफत वोल सहाबी, यम जिक्र अल्लाह ताला कर कुरान मजीदस मज हजरत रसूल करीम या रसूल अस्लम कि दोयम साथी गारस मज। और श्रीनगर में सकीना नाम की खातून पिछले कई सालों से क्रिकेट कोचिंग चला रही हैं। उन्होंने हाल ही में श्रीनगर में खास तौर से लड़कियों के लिए क्रिकेट ट्रेनिंग कोचिंग शुरू की है। सकीना लड़कियों को क्रिकेट में आगे लाना चाहती हैं। जी सलाम ने सकीना से खास बातचीत की।
कश्मीर से अब खवातीन की जो क्रिकेट टीम है वो मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में जाएगी। आपने देखा होगा अब से कुछ देर पहले इनका कोचिंग कैंप और उसके बाद एक्सपर्ट जो कोच उनके साथ में थी। सकीना जी, आपकी तरफ आना चाहेंगे, ये जो क्रिकेट टीम है ये मुख्तलिफ रियासतों में जाएगी, CM11 की नुमाइंदगी करेगी, कितने दिन तक कैंप वगैरह चलेगी? अभी फ़िलहाल जो डिसाइड हुआ है 10 से 15 दिन का कैंप तो इनका हो गई होगा, तो उसके बाद इनका टूर्नामेंट शुरू होने वाला है बाहर की रियासतों के साथ। तो अभी देखते हैं, फ़िलहाल कोचिंग कैंप से शुरू करते हैं हम। कहाँ से आपने फूल लाए खड़ा करके जो हमने देखे अभी? ये जो एक्चुअली हमारे जो होते रहते हैं डिफरेंट, इस साल तो बहुत जगहों पे जो टूर्नामेंट्स हुए उसी में से ये सारे चुन चुन के लाए हैं। अभी हमने हमारा यूनिवर्सिटी लेवल पे भी होता है, हमारा JKCL लेवल पे होता है, और जो इस साल काउंसिल लेवल पे हुआ था उस चीज़ से थोड़ा हेल्प भी मिला हमें। तो ये जो सारी लड़कियां हैं उसी में से हमने चुन चुन के लाए। तो यकीन मानिएगा कि आपके दिल को भी सुकून मिला होगा कि अब आपके साथ 14-15 लड़कियां और भी जाएंगी। बिल्कुल, ये तो दिल को खुश करने वाली बात है कि इस साल वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था, और ये चीज़ देख के इंशाल्लाह जो आगे का हमें लगता है कि अच्छी पार्टिसिपेशन होगी, और अच्छी पार्टिसिपेशन से क्या होगा, जो हमारे पास टैलेंट है वो भी अच्छा निकलेगा हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जी। वुमेन्स क्रिकेट को फ़रोग देने के लिए सकीना काम कर रही है और बता रही है कि आइंदा भी ये जो बच्चियाँ हैं मुख्तलिफ रियासतों में जाएंगी और जम्मू कश्मीर का नाम मुख्तलिफ रियासतों में ऊँचा करेंगे। CM11 होगा जिसमें ख़वातीन की क्रिकेट टीम और इसके साथ साथ लड़कों पे भी एक टीम मुश्तमिल होगी जो मुख्तलिफ रियासतों में क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। फारूक वानी के साथ सईद तजम्मुल, ज़ी मीडिया, श्रीनगर। मशहूर फिल्म अदाकार शशि कपूर की आखिरी समात अदा कर दी गई है। अपने फिल्मी करियर के दौरान उन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्में की, लेकिन कश्मीर के पस मंजर पर बनी उनकी फिल्म जब जब फूल खिले ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक था गुल और एक थी बुलबुल और परदेसियों से नाखियां मिलाना। आज भी ये गाने, ये नगमे कश्मीर के रूमानी माहौल की अक्कास बने हुए हैं। कहते हैं शशि कपूर का कश्मीर से खास लगाव था और जब भी वो कश्मीर आते कश्मीर से अपनी मोहब्बत का भरपूर इजहार करते। जी सलाम की तरफ से उन्हें खराज अकीदत। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को। बॉलीवुड के शानदार अदाकार शशि कपूर दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन अपनी अदाकारी और अपने खास स्टाइल से वो हमेशा लोगों के दिलों पर राज करते रहेंगे। शशि कपूर हिंदी फिल्मों में सबसे मशहूर कपूर खानदान से ताल्लुक रखते थे। शशि कपूर का असली नाम बलवीर राज कपूर था। उनकी पैदाइश जाने माने अदाकार पृथ्वी राज कपूर के घर पर हुई। अपने वालिद और भाइयों के नक्श कदम पर चलते हुए इन्होंने भी फिल्मों में ही अपनी तकदीर आजमाई। शशि कपूर ने 40 की दहाई से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई मजहबी फिल्मों में अदाकारी की। इन्होंने मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल से तालीम हासिल की। वालिद पृथ्वीराज कपूर इनकी छुट्टियों के दौरान स्टेज पर अदाकारी करने के लिए हौसला अफजाई करते रहते थे। इसी का नतीजा रहा कि शशि के बड़े भाई राज कपूर ने उन्हें 1948 में आग और 1951 में आवारा में रोल दिए। आवारा में उन्होंने राज कपूर के बचपन का रोल किया था। 50 की दहाई में वालिद के कहने पर वो गोडफ्रे कैंडल के थिएटर ग्रुप शेक्सपियराना में शामिल हो गए और इसी दौरान गोडफ्रे की बेटी और ब्रिटिश अदाकार जेनिफर से इन्हें इश्क हुआ और महज 20 साल की उम्र में इन्होंने शादी कर ली। उन्होंने फरकावाराना फसादात पर मबनी धर्मपुत्र में काम किया था। इसके बाद चार दीवारी और प्रेम पत्र जैसी ऑफ बीट फिल्मों में नजर आए। वो हिंदी सिनेमा के पहले ऐसे अदाकार थे जिन्होंने हाउस होल्डर और शेक्सपियर वाला जैसी अंग्रेजी फिल्मों में अहम किरदार अदा किए। साल 1965 उनके लिए एक अहम साल था। इसी साल उनकी पहली जुबली फिल्म जब जब फूल खिले रिलीज हुई और यश चोपड़ा ने उन्हें हिंदुस्तान की पहली मल्टी स्टार कास्ट वाली हिंदी फिल्म वक्त के लिए कास्ट किया। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। इसके बाद हसीना मान जाएगी, प्यार का मौसम ने उन्हें एक चॉकलेटी हीरो की शक्ल में पहचान दिलाई। साल 1972 की फिल्म सिद्धार्थ के साथ उन्होंने आलमी सिनेमा के स्टेज पर अपनी मौजूदगी दर्ज की।
70 की दहाई में उनकी चोर मचाए शोर, दीवार, कभी कभी, दूसरा आदमी और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी हिट फिल्में रिलीज हुई। अमिताभ बच्चन के साथ आई उनकी फिल्मों में दीवार, कभी कभी, त्रिशूल, सिलसिला, नमक हलाल, 2 और 2 5 और शान ने भी उन्हें मकबूलियत दिलवाई। मैं जो कहना चाहता हूं उससे पहले मैं ये पूछ लूं कि इस वक्त मुझे सुनने वाला कौन है, एक भाई या एक पुलिस ऑफिसर? जब तक एक भाई बोल रहा है, एक भाई सुन रहा है। जब एक मुजरिम बोलेगा, एक पुलिस अफसर सुनेगा। फिल्म दीवार के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला। साल 2011 में उनको हुकूमत हिंद ने पद्म भूषण अवार्ड से सरफराज किया। वहीं साल 2015 में उनको 2014 के दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया गया। वो अपने वालिद पृथ्वीराज कपूर और बड़े भाई राज कपूर के बाद ये एजाज हासिल करने वाले कपूर खानदान के तीसरे मेंबर बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।